एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम हूँ 99A यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपकी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आपके जो उर्दू के लेक्चर हो रहे हैं। तो बेटा आज उस सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 33 जो है वो आज हमारा लेक्चर है। इससे पिछले वाला जो हमारा लेक्चर था बेटा, उसमें हमने अपना जो सबक पढ़ा, यहाँ पे जिस तरह से तारुफ़ लिखा हुआ है, हमारा सबक था नसूह और सलीम की गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। तो डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी जिनका शुमार अरकान खमसा में होता है, जिन्हें उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है, इस्लाही तर्ज़ के उनके नावल हैं। तो उनका एक लिखा हुआ नावल है जिसका नाम है तौबतुन नसूह, जिसमें से ये सबक नसूह और सलीम की गुफ्तगू लिया गया है जो हम पढ़ चुके। फिर हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें चंद एक चीज़ें जो बच्चों ने मुझसे बार बार पूछी थी वो मैंने आपको बताई और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हमने चूँकि मश्क जो है वो शुरू की थी। जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था बेटा कि एक चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, एक सबक जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, चूँकि आपको बोर्ड के पेपर की तैयारी करनी है तो उसी के पैटर्न के हिसाब से आपको चीज़ें सीखनी है, उन्हीं की तैयारी करनी है। तो आपसे मुख्तसर जवाबात लिखने के लिए आते हैं, MCQs आते हैं, आपको खुलासा लिखना होता है, नसर पारे की तशरीह करनी होती है। ये चैप्टर की बात हो रही है जिसमें से ये चीज़ें आएंगी। इसके अलावा आपकी मश्क, हर सबक के आखिर में जो मश्क दी जाती है जिसका मकसद ये पता चलाना होता है, एनालाइज करना, पता चलाना कि जो बच्चे हैं उन्हें कितना समझ में आया है उनका सबक, कुछ मुख्तसर जवाब की सूरत में या MCQ की सूरत में या ब्लैंक्स की सूरत में। तो उसमें जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जितने भी सवाल उसमें मौजूद हैं, उसमें से कोई सी भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए आपने मश्क को ये नहीं समझना कि चैप्टर पढ़ लिया अब हम नोट्स में से तैयारी करेंगे। बिल्कुल तैयारी कीजिए, बहुत मेहनत से बहुत बेहतरीन यूनिक नोट्स आपकी बेहतर रहनुमाई के लिए तमाम असातिज़ा ने कोशिश करके बनाए हैं, तो उनसे ज़रूर रहनुमाई लिया कीजिए। लेकिन अपनी मश्क को आपने बहुत फोकस करना है। इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आपने अच्छी तरह से अपनी मश्क की भी तैयारी करनी है, इसको पढ़ना है और इसको समझना है। तो मश्क हमने पढ़ना शुरू की थी और उसका जो पहला सवाल था मुख्तसर जवाबात लिखें, वो हमने पढ़ लिया था। आगे अब हम चलते हैं कि आगे हमारी मश्क में क्या है। तो मंदरजा झेल मुहावरात के मायने लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अच्छा बेटा, मैंने जब आपको पेपर पैटर्न लिख के बताया था तो आपके 9th क्लास का जो बोर्ड का पेपर है उसमें जुमले आपके पेपर पैटर्न में शामिल नहीं है, मतलब आपको जुमले लिखने के लिए नहीं आते। चूँकि 75 मार्क्स का पेपर है, मैंने सारा लिख के बता दिया कि ये सवाल आते हैं, इसमें चॉइस आती है, इसमें नहीं आती है और इतने नंबर का ये सवाल होगा। तो उसमें जुमले जो हैं वो तो पैटर्न में शामिल ही नहीं थे। लेकिन अब चूँकि इन्होंने मानी भी पूछ लिए तो मानी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वाहिद जमा हो, मतज़ाद मुतरादिफ हो, मुज़क्कर मुअन्नस हो या अल्फाज मायनी हो, आपको लिखने के लिए नहीं आते कि आपको वाहिद दे दिया इसकी जमा लिखें, लफ्ज़ दे दिया इसका मुतरादिफ लिखें, लफ्ज़ दे दिया इसका मतज़ाद लिखें या मुज़क्कर दे दिया इसका मुअन्नस लिखें, बल्कि ये तमाम चीज़ें आपसे कैसे पूछी जाती हैं, MCQ की फॉर्म में। अगर आपसे इन मुहावरात के मायने पूछे जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो कैसे पूछे जाएंगे कि आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी गई, नीचे उसकी 4 ऑप्शंस दे दी गई, एक मतलब ठीक लिखा है और 3 मतलब गलत लिखे हैं, तो आपने सही वाले मतलब को टिक लगाना है, उसका इंतखाब करना है अपने दुरुस्त वाले मानी का। तो जुमले आपके वैसे पैटर्न का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मानी आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन चूँकि बुक में मौजूद है तो, और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपको सही तरह से जुमले बनाने आते हों तो आपको क्रिएटिव कोई भी चीज़ दे दी जाए, जैसे 10th में आपके बहुत काम आएगा जब आप मज़मून लिखते हैं।
तो ज़ाहिर बात है आपको 6 से 8 सफ़ों का जब मज़मून लिखना है तो आप रट्टा मार के तो एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। तो वहाँ आपको अगर फॉर्मेशन आती होगी, जुमले आप फ़िक्रे अपने बना सकते होंगे आसानी से, बेहतर तरीके से, तो आपकी आसानी हो जाती है, आपको मदद मिलती है एक लॉन्ग चीज़ को क्रिएट करने में, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को बेहतर बना लेते हैं। तो हम इनके जुमले भी यहाँ पर कोशिश करते हैं बनाने की और इनके मायने भी पढ़ते हैं। पहला हमारा लफ्ज़ है जी लगना, मुहावरा है और जिसका मतलब होता है दिल लग जाना, कोई चीज़ पसंद आ जाना या फिर मोहब्बत हो जाना। जब हमें किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाए, कोई चीज़ हमें पसंद आ जाए, तो उसके लिए हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। जी लगना, उसका फ़लाँ काम में बहुत जी लगता है, यानी उसको ये काम करना पसंद है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि सलीम का शतरंज खेलने में जी नहीं लगता, ये एक जुमला हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो आप यही इसके जुमले में भी लिख सकते हैं। अगला हमारा लफ्ज़ है कानो कान खबर ना होना, मतलब बिल्कुल ख़बर ना होना, किसी को पता ना चलना, ये इसका मतलब हो गया। तो कुछ भी जुमला बना लें कि चोर ने ऐसे अंदाज में दीवार फलांगी कि किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। अगला हमारा लफ्ज़ आवाज़ा कसना, मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बताया था कि बेटा आवाज़े कसना या आवाज़ा कसना। तो इसकी इमला का ख्याल रखिएगा। लफ्ज़ी मतलब क्या होता है कि बुलंद आवाज़ से किसी को पुकारना, तंग करना, तंज करना, ये इसका लफ्ज़ी मतलब होता है। तो आवारा लड़के हमेशा राह चलते लोगों पर आवाज़ें कसते हैं, तो ये आप इसका जुमला बना सकते हैं। ज़मीन में गड़ जाना, इसका क्या मतलब होता है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाना। तो सलीम की जब चोरी पकड़ी गई तो वो शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गया, या कोई भी इस तरह से आप इसका जुमला बना सकते हैं। दिल खट्टा होना, ये भी मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से नफ़रत हो जाना, कोई चीज़ नापसंद होना या किसी चीज़ से दिल उकता जाना। तो क्या आप इसका कुछ भी लिख लें कि सलीम ने जब से चारों लड़कों की सोहबत इख्तियार की तो खेलों से उसका जी खट्टा हो गया या उसका दिल खट्टा हो गया। तो ये हमारा सवाल हो गया। अगला हमारा सवाल है बेटा इस सबक का खुलासा लिखें। तो खुलासा किस तरह से आप लिखेंगे? आपके पास जो यूनिक नोट्स हैं आपके, आप उनसे मदद लीजिए। जब शुरू में मैंने आपको पेपर पैटर्न लिखकर बताया था तो वहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया था कि आपको 2 खुलासे लिखने के लिए आते हैं। आपको 2 खुलासे लिखने के लिए आते हैं। 5 नंबर का ये आपका सवाल होता है बोर्ड के पेपर का। आपको 2 खुलासे लिखने के लिए आएंगे जिसमें से आपने एक खुलासा लिखना होता है। आमतौर पर क्या होता है कि ये जो 2 खुलासे दिए जाते हैं ये किस तरह से डिवीजन की जाती है, ये किस तरह से निकाले जाते हैं। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, आपके जितने भी असबाक हैं, उनकी 2 टाइप्स हैं, 2 इकसाम हैं। एक कहलाते हैं मिसाली असबाक और एक कहलाते हैं अजमाली असबाक। मिसाली असबाक कौन से होते हैं? जो स्टोरी बेस्ड हैं, जो एक कहानी की सूरत में चले आ रहे हैं। जैसे हमने हिज्जत नबवी पढ़ा या अब ये नसूह और सलीम की गुफ्तगू हमने पढ़ा। अजमाली असबाक क्या हैं? जो एक सीक्वेंस से, एक तसलसल से नहीं चल रहे। पहले एक बात कह दी गई, फिर दूसरी कह दी गई, फिर तीसरी कह दी गई, तो उसमें एक रब्त या तसलसल नहीं है, वो आपके अजमाली असबाक कहलाते हैं। जैसे आपने शायरों के लतीफ़े पढ़ा, पहले एक शायर की बात हुई, फिर दूसरे का जिक्र आ गया, फिर किसी तीसरे का आ गया, फिर किसी चौथे का आ गया, तो ये आपके अजमाली असबाक कहलाते हैं। अमूमन आपके जो 2 खुलासे हैं आपके बोर्ड के पेपर में वो इसी तरह डिवाइड किए जाते हैं। मिसाली असबाक में से एक लिया जाता है और एक अजमाली में से लिया जाता है। आपने कोशिश क्या करनी है बोर्ड के पेपर में कि आप मिसाली सबक को अटैम्प्ट करें, यानी जो स्टोरी बेस्ड है, एक कहानी की सूरत में है, बस उसका तसलसल आगे पीछे ना करें। जैसे एक कहानी की सूरत में वो चला आ रहा है उसको आप बरकरार रखें। दूसरी बात, मिसाली सबक लिखते हुए आप उसमें पैराग्राफ्स नहीं बनाते। मिसाली सबक लिखते हुए आप उसको एक ही पैराए में लिखते हैं, आप उसमें पैराग्राफ्स नहीं बनाते। हाँ, अजमाली असबाक लिखते हुए आप चाहें तो उसमें पैराग्राफ बना सकते हैं। वैसे तो आप उसको भी एक ही पैराग्राफ में चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसमें पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये छूट हासिल है, लेकिन मिसाली असबाक में आप पैराग्राफ्स नहीं बनाएंगे। अभी मैंने 10th क्लास के कुछ पेपर चेक किए जिसमें खुलासा था, तो वहाँ भी बच्चों ने ये गलती की थी कि उन्होंने पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा बनाए हुए थे। तो खुलासा लिखते हुए बेटा पैराग्राफ्स नहीं बनाइएगा। एक तो खुलासे को लेकर आप ये चीज़ याद रखें,
दूसरी बात, आपके पास जो यूनिक नोट्स आपके मौजूद हैं। खुलासे की जो लेंथ होती है वो आपके चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है। जितना लंबा आपका चैप्टर है, अगर आप उसको 1/3 तक छोटा कर रहे हैं तो वो आपका खुलासा है। तो बड़ी अच्छी और आपकी बेहतर रहनुमाई के लिए, आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो यूनिक नोट्स जो आपके पास मौजूद हैं उसमें बहुत अच्छा और बेहतरीन हर सबक का खुलासा जो है वो आपको लिख के दे दिया गया है। तो खुलासे के लिए बेटा अपने सबक को जो आपके नोट्स में मौजूद हैं, एक तो अपने चैप्टर की रीडिंग अच्छी तरह से किया कीजिए ताकि वो जो एक तसलसल है, तसलसल को बरकरार रखिए। अगर वो मिसाली सबक है तो उसमें पैराग्राफ्स मत बनाइए, उसको एक ही पैराए में लिखिए। और खुलासा लिखने से पहले, यहाँ जो मैं हेडिंग्स लिख रही हूँ अब आपके लिए, तो खुलासा लिखने से पहले ये हेडिंग्स आप ज़रूर बनाएंगे। मैं शुरू से लिख रही हूँ, तफसील से, बिल्कुल शुरू से, ताकि आपको याद रहे। और हम अपना कोई भी सवाल जब बोर्ड के पेपर के लिए शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? सवाल नंबर से। आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? सवाल नंबर। सवाल नंबर कौन सा लिखेंगे? वो जो क्वेश्चन पेपर पर मौजूद है। चाहे आप उस सवाल को पहले करें, दूसरे नंबर पे करें, तीसरे पे करें, आखिर में करें, लेकिन सवाल नंबर आप वो लिखेंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर मौजूद। मिसाल के तौर पर, ये मैं मिसाल दे रही हूँ, मैंने सवाल नंबर 6 लिख दिया। इसको क्या लिखने लगे हैं आप? खुलासा। आपने अपनी अगली हेडिंग क्या दी? खुलासा। इसमें से किसी भी हेडिंग को आपने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने। आप खुलासा लिखने लगे हैं। अब आप यहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन की हेडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। किस तरह से स्टार्ट हो रही हैं? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? मुसन्निफ का नाम। सबक का उन्वान आप चाहे ना लिखें, चूँकि सबक का उन्वान तो आपको सवाल में दे दिया गया। आपको सवाल क्या आएगा? नसूह और सलीम की गुफ्तगू का खुलासा लिखें, या आपको सवाल आ जाएगा काहिली का खुलासा लिखें। तो सबक का तो आपको आपके सवाल में ही बता दिया गया, तो वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए लिखना। मुसन्निफ का नाम ज़रूर लिखिए। मुसन्निफ का नाम। अगली हेडिंग हम क्या देंगे? सिन्फ़े अदब। और उससे अगली हेडिंग हम क्या देंगे? माखज़। जैसे इसी सबक का हम, चूँकि मैं आपको बता रही हूँ, तो मुसन्निफ का नाम आप क्या लिखेंगे? डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। सिन्फ़े अदब के एतबार से हमने क्या पढ़ा था? ये नावल है। और कौन सा नावल है? उनके नावल का नाम क्या है? माखज़ क्या है इसका? तौबातुन नसूह। तो लिखने से पहले आप ये हेडिंग्स देंगे, फिर अपना नीचे खुलासा लिखना शुरू करेंगे। उसको एक ही पैराए में लिखेंगे, उसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स, 5, 6, 7 पैराग्राफ्स नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, आपके खुलासे में कोई अहम हवाला आ जाए, कोई अहम लफ्ज़, किसी किताब का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी अहम बात का नाम, तो उसको आप मार्कर से हाईलाइट करेंगे, मार्कर से नुमायाँ करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है आप खुलासा लिखते जा रहे हैं, उसने कहा कि आज मैं आऊँगा, तो आप आज को मार्कर से कर दें, आऊँगा को मार्कर से हाईलाइट कर दें, ऐसे नहीं। जैसे शतरंज का लफ्ज़ आ गया, गंजफ़ा का लफ्ज़ आ गया, मोहरे आ गया, ठीक है, इसके साथ साथ मदरसा आ गया, हज़रत भी, उसकी नानी का ज़िक्र आ गया, आपने वो 4 लड़के, तो 4 लड़के, जो अहम हवाले दिए जा रहे हैं, जो अहम अल्फाज इसमें आ गए हैं, खुलासा लिखने के बाद कोशिश करें उनको मार्कर से नुमायाँ करें, उन अल्फाज को मार्कर से हाईलाइट करें। तो एक खुलासे से मुतल्लिक आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। और अपने नोट्स में से आप जो सबक हमने पढ़ा है इसका आप खुलासा याद कीजिए। अच्छा जी, आगे है मंदरजा ज़ैल अल्फाज की जमा लिखिए। मैं यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ। पहला हमारा लफ्ज़ है ख़ब्र, उसके बाद अगला हमारा लफ्ज़ है किताब, उसके बाद है मदरसा, इम्तहान, और मुश्किल। ख़ब्र की जमा ख़बरें नहीं होता, याद रखिएगा। ख़ब्र की जमा होता है अखबार। ख़ब्र और उसकी जमा क्या है? अखबार। हमने गलतुलाम में इस चीज़ को इतना आदी बना लिया है कि हम सब आदी हैं ख़बरें ये लफ्ज़ सुनने के, बोलने के, लेकिन सही क्या है इस ख़ब्र की जमा? अखबार, किताब, कुतब, मदरसा, मदारिस, इम्तहान, इम्तहानात,
मुश्किल, मुश्किलात। ये है वाहिद की जमा। अगला हमारा सवाल है मदरजिल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ अराब की मदद से वाज़े कीजिए। तो बेटा तलफ़्फ़ुज़ अराब वाला जो सवाल है 9th क्लास में वैसे अमूमन आपके MCQ कभी अराब के आए तो नहीं, चूँकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये तमाम चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं अराब MCQs की सूरत में। तो जो अराब हैं ये 10th क्लास में आपके MCQs का हिस्सा होते हैं, उसमें बाकायदा 2 MCQ अराब के मुतल्लिक आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन चूँकि मश्क में मौजूद है, मैं फिर से कह रही हूँ, लेकिन चूँकि मश्क में मौजूद है, जैसे एक मरतबा बोर्ड में एक MCQ आया था, नज़्म है आगे आपकी हिस्सा नज़्म की, जो इकबाल की नज़्म है पैवस्ता रह शजर से, उसमें उन्होंने सरसरी एक आगे दिया हुआ था मश्क के आखिर में कि इकबाल की बहुत सी नज़में हैं जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी, जैसे गाय और बकरी, इस तरह से करके उन्होंने 3-4 नज़मों के नाम लिखे हुए थे। तो इसी तरह की चंद एक नज़में जो हैं बच्चों से कहें कि वो पढ़ें, ये आप समझ लें कि एंड पे एक तरह से जो प्रैक्टिकली वो काम करने के लिए दिया होता है मश्क में, वो उन्होंने दिया हुआ था तख्लीकी काम के तौर पर। तो एक ज़िक्र आ गया एक चीज़ का, अब बच्चों ने उसको इतना तवज्जो से नहीं देखा कि क्योंकि ना तो वो मश्क में मौजूद है, ना उसका नज़्म में कहीं ज़िक्र किया गया, लेकिन मश्क के आखिर में वो एक लाइन दे दी गई। तो उसमें से बोर्ड में उन्होंने एक MCQ दे दिया था कि ये नज़्म जो है ये इसके शायर कौन है, तो वो इकबाल की लिखी हुई चूँकि नज़्म थी। तो इसलिए मश्क की हर चीज़ को आपने बहुत तवज्जो और ध्यान से करना है। तो वैसे तो अमूमन आज तक बोर्ड में आपके जो अराब हैं इसके MCQs नहीं आए, लेकिन चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं तो हम इसको ज़रूर करेंगे। तो बेटा अराब का असल मकसद क्या होता है? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। जब हम अपने अल्फाज की दुरुस्त अदायगी के लिए, उनको सही बोलने के लिए हम तलफ़्फ़ुज़ जो है अराब जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उर्दू चूँकि एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें बहुत सी ज़ुबानें शामिल हैं, इसमें अरबी के अल्फाज भी हैं, इसमें फ़ारसी के अल्फाज भी हैं, इसमें हिंदी ज़ुबान के अल्फाज भी हैं। तो चूँकि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का मजमुआ जो है, जैसे पहले इसको लश्करी ज़ुबान कहा जाता था। लश्करी ज़ुबान क्यों कहा जाता था? लश्कर क्या होता है, फ़ौज क्या होती है, जिसमें बहुत से फ़ौजी शामिल हैं। अगर हमारे मुल्क की फ़ौज है तो हम जिस सूबे में रहते हैं सिर्फ हमारे सूबे के उसमें फ़ौजी नहीं होंगे, हर सूबे के फ़ौजी मौजूद होंगे, यानी जो मुख्तलिफ़ ज़ुबान बोलते होंगे, जिनका मुख्तलिफ़ कल्चर होगा, ज़ुबान भी मुख्तलिफ़ होगी। तो चूँकि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से मिलकर ये एक ज़ुबान बनी थी, इस वजह से इसको पहले लश्करी ज़ुबान कहा जाता था। तो इसमें अरबी के भी चूँकि बहुत से अल्फाज मौजूद हैं और उन पर, और अरबी के जो अल्फाज हैं उनका तो मतलब ही बदल जाता है, और बहुत से अल्फाज जिनका मतलब बदल जाता है तलफ़्फ़ुज़ अगर दुरुस्त ना हो। जैसे मैंने ये एक लफ्ज़ लिखा, ये मैंने 2 मरतबा लिख दिया। अगर तो मैं इसको पढ़ती हूँ आलम, तो इसका क्या मतलब हो गया? पूरी दुनिया। अगर मैं इसको पढ़ती हूँ आलिम, तो क्या मतलब हो गया? इल्म रखने वाला, आपको पढ़ाने वाला, आपको सिखाने वाला, जिसके पास इल्म मौजूद है, जो इल्म को जानता है, समझता है। तो जो अराब है अगर उसका इस्तेमाल सही ना किया जाए तो अरबी में तो उसका लफ्ज़ी मतलब ही तब्दील हो जाता है। लेकिन यहाँ मुराद क्या है? सही अदायगी के लिए, लफ्ज़ को सही तरह बोलने के लिए हम अराब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपको अराब के लिए, ताकि ये भी आपको सही से समझ में आ जाए। हाँ जी, हमारा पहला लफ्ज़ है सूरत, उसके बाद है ताज्जुब, उसके बाद है मस्जिद जी, उससे अगला हमारा लफ्ज़ है उसके बाद है अब जब हम इस पे अराब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से अल्फाज हैं जो हम गलत बोलते हैं लेकिन सही अदायगी उनकी क्या होती है। हम लोग एक जनरली, जैसे मैं आपको बताऊं, हम किला बोलते हैं लेकिन सही लफ्ज़ क्या होता है? कला। मुल्क का सदर, हम सदर बोलते हैं, गलत है, सही क्या है? सदर। हम मोहब्बत बोलते हैं जिसके हम बड़े आदी हैं, लेकिन सही क्या है? मोहब्बत। उसके ऊपर ज़बर आती है, उस पर पेश नहीं आती।
इसी तरह जैसे मैंने सवाल का आपको बताया कि हम सवाल बोलते हैं लेकिन सही क्या होता है, सुवाल होता है। हम इस्तेमाल बोलते हैं लेकिन सही लफ्ज़ इस्तीमाल होता है। जैसे मैं यहाँ मदरसा, हम एक बोलने के आदि सबक में भी ये लफ्ज़ आया था, लेकिन मदरसा सही लफ्ज़ होता है। अगर आप उसको सही आराब लगाएं तो उसका ये तलफ़ुज़ बनता है। पहला हमारा लफ्ज़ क्या है बेटा, सूरत, ताज्जुब। जब हम तशदीद या शद लगाते हैं तो एक कॉमन सी एक टिप समझ लें चीज़ों को याद रखने की, कि हमेशा जो तीसरा हर्फ होता है, जैसे ते, ऐन, जीम और बे, ये 4 हरूफ मिलके एक लफ्ज़ बना, तो जो तशदीद है वो अमूमन तीसरे हर्फ पे आती है एक लफ्ज़ की। ये अमूमन एक समझ लें कि एक कुलिया है एक लफ्ज़ पे आराब लगाने का। ताज्जुब। अगला लफ्ज़ क्या है, मस्जिद। अच्छा, हम बोलते हैं उम्र, उसकी उम्र कितनी है, लेकिन सही क्या होता है, उम्र। उम्र दराज, बसरो चश्म। चश्म नहीं होता, आँख जिसका मतलब है, तो ये भी हम गलत बोलते हैं। सही लफ्ज़ होता है चश्म, बसरो चश्म। ये मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था जब हमने सबक में पढ़ा था, जिसका मतलब होता है सर आँखों पर लेना, बहुत इज़्ज़त एहतराम देना, मोहब्बत देना। तो ये हमारे लफ्ज़ हो गए। अच्छा जी, अगला हमारा सवाल है, सबक को, मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम, हमने क्या पढ़ा था, कितनी उम्र थी उस वक्त उसकी, कुछ कम 10 बरस, तो कुछ कम 10 बरस थी। और मैं ऊपर क्या लेने गई थी, लोटा लेने गई थी, उसकी मुलाजमा ने बताया। तब भी मैंने आपको बताया था कि बेटा जो लफ्ज़ लोटा होता है इसका मतलब होता है गहरा बर्तन। अमूमन पुराने दौर में पानी डालने के लिए जो गहरा एक लोहे का बर्तन इस्तेमाल किया जाता था उसको लोटा कहा जाता था। तो जो लफ्ज़ लोटा है इसका मतलब होता है कोई भी गहरा बर्तन जिसमें आप पानी, अमूमन लिक्विड या पानी जो है वो आप उसमें डालते हैं या स्टोर करते हैं या रखते हैं। अच्छा जी, अगला है, सूरत से डैश तो नहीं मालूम होता था, तो क्या पढ़ा हमने, सूरत से कुछ गुस्सा तो मालूम नहीं। अच्छा बेटा, ये लाइनें क्या हैं, अगर आप ये जुमले या फ़िक्रे क्या हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये क्या हैं, जो उनके डायलॉग्स हैं, जो उनकी बातें हैं, वही एक लाइन लिख के उसमें से कोई एक लफ्ज़ निकाल दिया गया। मकसद क्या है, ये पता करना कि क्या आपको याद है कि आपने क्या लाइन पढ़ी थी। अब यही आपसे MCQ की सूरत में पूछा जा सकता है। जैसे एक मरतबा बोर्ड में एक MCQ आया था, एक चैप्टर में एक लाइन आई, उसकी माँ ने जाने कब से 3 रुपये जोड़ के रखे थे। तो ये बोर्ड में MCQ आ गया, उसकी माँ ने कितने रुपए जोड़ के रखे थे, तो नीचे ऑप्शन थी 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये। तो सही ऑप्शन क्या थी, 3 रुपये। तो ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं बीच में, इनको अच्छी तरह से याद रखा कीजिए। कोई भी एक लफ्ज़ बीच में से ब्लैंक करके ये आपसे MCQ की सूरत में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अगले महीने क्या होने वाले हैं, इम्तहान होने वाले हैं। शायद मुझको उम्र भर भी, क्या उसने कहा था कि उसको सारी उम्र क्या खेलना नहीं आएगा, शतरंज, शतरंज खेलनी ना आएगी। अगली जो लाइन है, जैसे उसके बाप ने उससे पूछा कि तुम्हारा जो भाई है वो दोस्त के यहाँ क्यों जाता है पढ़ने के लिए, इतना बड़ा हमारा घर है तो क्या हमारे घर में जगह नहीं है कि जो किसी और के घर जाता है पढ़ने के लिए। तो उसने क्या बताया कि बड़े भाईजान के पास हर वक्त हुआ करता है, क्या हुआ करता है, गंजफ़ा और शतरंज, यानी हर वक्त उसके दोस्त इकट्ठे रहते हैं, गंजफ़ा और शतरंज खेलते रहते हैं, शोर शराबा और हंगामा रहता है जिसकी वजह से सुकून से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो बेटा ये थे आपके ब्लैंक्स। आपको इस तरह से नहीं आते कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखने के लिए दिए जाएंगे, बल्कि ये आपसे किस सूरत में पूछे जाएंगे, MCQs की सूरत में। अच्छा जी, आगे आपके MCQs हैं। सलीम को किसने आकर जगाया, आपको अभी तक मेरे ख्याल में अच्छी तरह याद हो गया होगा, जितना हम बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं उसको। बेदारा ने आकर जगाया, और बेदारा कौन थी, उनकी मुलाजमा, और ये इस नाम के साथ सबक में मौजूद है। मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे, मियाँ यानी उसके वालिद। मैंने जैसे आपको बताया कि पुराने दौर में जो घर की मालकन है, अच्छा मियाँ और बीवी, ये 2 अल्फाज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं आजकल, हम इसको जेंडर के तौर पर, मुज़क्कर मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो शौहर और बीवी या मियाँ और बीवी का लफ्ज़। पुराने दौर में घर की मालकन को जो मुलाजिम होते थे वो बीवी कहकर बुलाते थे, और जो घर का मालिक होता था उसको मुलाजिम मियाँ कहकर बुलाते थे। तो इस वजह से यहाँ मियाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे, तो वो किताब पढ़ रहे थे। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि उसकी गोद में लड़की सो रही थी, तो लड़की इसका सही जवाब है। सलीम डरता डरता कहाँ गया, ऊपर गया,
अक्सर कौन घबराया करता है, हमने क्या पढ़ा था, मुब्तदी घबराया करता है। उसके बाप ने उसको कहा कि अभी तुम्हें शतरंज खेलनी नहीं आ रही क्योंकि मुब्तदी अक्सर घबराया करता है। मुब्तदी इब्तदा करने वाला, सीखने वाला, शुरू करने वाला। तो उसने कहा अभी चूँकि तुम छोटे हो, अभी तुमने सीखना शुरू किया शतरंज को, तो जो शुरू करने वाले हैं चूँकि मुश्किल है इसलिए वो लोग अक्सर घबरा जाया करते हैं। तो सही ऑप्शन है मुब्तदी। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था, तो खेल के पीछे हमेशा सलीम दीवाना बना रहता था। नसू तो उसका बाप है, तो खेल के पीछे हमेशा कौन दीवाना बना रहता था, सलीम उसके पीछे दीवाना बना रहता था। अच्छा बेटा, इसमें एक और चीज़, एक उन्होंने इक्तबास या नस्र पारा जिसको कहते हैं वो दिया है कि इस नस्र पारे की तशरीह लिखें। आप अगर सवाल पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान और इक्तबास का निसाबी सबक मोहल्ले वकू दर्ज करते हुए मंदरजा झेल सबक की तशरीह कीजिए, इक्तबास की तशरीह कीजिए। अच्छा, अब नस्र पारे की तशरीह कैसे की जाती है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं यहाँ दोबारा से लिख के बता रही हूँ। मिसाल के तौर पर हम जो इसी में से अगर आपको इक्तबास आ गया, जैसे हम शुरू करते हैं उसी तरह करेंगे। हमने अपना सवाल नंबर लिखा, अगली हेडिंग हम क्या देंगे, नस्र पारे की तशरीह। क्या करेंगे, हमसे सवाल में अगर आप सवाल पढ़े क्या क्या चीज़ें मांगी गई, हवाला मतन मांगा गया, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने मांगे गए और तशरीह मांगी गई। हवाला मतन किसे कहते हैं, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान। अगली हेडिंग क्या देंगे हम, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। लाइन लगाएंगे, चारों अल्फाज लिखेंगे, आगे उनके मायने लिखेंगे और आखिर में हम क्या हेडिंग दे रहे हैं, तशरीह। ये दो चीज़ें कहलाती हैं हवाला मतन, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान। एक नंबर बेटा इसका होता है, आधा इसका, आधा इसका। 4 ख़त कशीदा अल्फाज के मायने होते हैं। ख़त कशीदा मतलब जिन लफ्ज़ों के ऊपर लाइन लगाई गई है, अंडरलाइन नहीं, ये ध्यान रखिएगा, जिनके ऊपर लाइन लगाई गई है। अंडरलाइन मत समझ लीजिएगा, ये ना जिसके ऊपर लाइन है आपके उसके ऊपर वाले लफ्ज़ का मतलब लिख दें, बल्कि जिस लफ्ज़ के ऊपर लाइन मौजूद है तो वो 4 अल्फाज होते हैं। आधे आधे नंबर का वो एक अगर आप कर लें तो वो आपके 2 नंबर के अल्फाज मायनी बन जाएंगे और 2 नंबर की आपकी तशरीह होती है। 5 नंबर का टोटल आपका ये सवाल है। नस्र पारे की तशरीह, बोर्ड में 2 नस्र पारे आते हैं, आपको दोनों करने होते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं होती। 10 नंबर का सवाल है आपका, अच्छी तरह इसकी तैयारी कीजिए। हवाला मतन क्या है, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान, इसको हवाला मतन कहा जाता है। 1 नंबर इसका है, आधा नंबर मुसन्निफ़ के नाम का, आधा नंबर सबक के उन्वान का। अब जब इन दोनों का नंबर ही आधा आधा है तो आप इसमें भी गलती कर देंगे तो आपको आधे में से क्या नंबर मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि इमला की गलती यहाँ बिल्कुल नहीं करनी। 4 अल्फाज के मायने लिखेंगे आधे आधे नंबर का, तो 2 नंबर के ये हो गए और फिर आप लिखेंगे तशरीह। अच्छा बेटा, तशरीह में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जो आपने नहीं करनी, तशरीह क्या है, आपको जो भी नस्र पारा या इक्तबास आया है आपने उसको जब 3 गुना बढ़ा देना है, 3 टाइम्स लंबा कर देना है, तो वो आपकी तशरीह बनती है। बच्चे क्या करते हैं, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान लिखा, अल्फाज मायने लिखे, जो नस्र पारा आपको पेपर में दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, वो एज़ इट इज़ उठा के यहाँ लिख देते हैं, तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। किस तरह से करनी है आपको इक्तबास की तशरीह, शुरू कहाँ से करेंगे, मुसन्निफ़ के तारुफ़ से। अब ये नहीं कि 4-5 लाइनें आप मुसन्निफ़ के तारुफ़ के बारे में लिख दें, 1-1.5 लाइन, 2 लाइनों में आप मुसन्निफ़ के बारे में बताएं। जैसे हम ये पढ़ते हैं, इसी सबक में से आता है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। उन्हें उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। उनके नावल इस्लाही तर्ज के हैं। फिर सबक की तरफ आ जाएँ। ये इक्तबास या ये नस्र पारा उनके सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू से लिया गया है, जिसमें नसू ने जब आकबत का दिल दहला देने वाला ख्वाब देखा और उसके बाद अपने बच्चों की तरबियत के बारे में सोचा या तलाफ़ी का सोचा, और इस सिलसिले में उसने अपने बेटे सलीम को अपने पास बाला खाने पर बुलाया। फिर अपने इक्तबास की तरफ आ जाएं, उसमें जो जो मुश्किल अल्फाज जो ख़त कशीदा हैं उनको मायनी करते जाएं। तो जब आप कम अज़ कम
14-15 लाइन की तशरीह लिखेंगे, सिर्फ यही नहीं कि नसर पारा उठा के लिख दिया, बल्कि उसको 3 गुना बढ़ा के लिखेंगे तो आपको उसमें से नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें भी जो अहम अल्फाज आएँ उनको मार्कर से हाईलाइट कीजिए। इससे मुतल्लिक कोई आपको कोटेशन याद है, यानी कोई हदीस का तर्जुमा याद है, कोई आयत का तर्जुमा याद है, किसी पर्सनैलिटी का कोई कॉल याद है जो मुताबिकत रखता है, जिसे हम मौजू कहते हैं, जो इसी टॉपिक से मुतल्लिक हो, आप वो मार्कर से नुमाया करके लिख सकते हैं। कोई शेर इससे अगर आपको मुताबिकत रखता हुआ आता है वो आप लिख सकते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं क्लास में तो ये तमाम चीज़ें हम कोशिश करते हैं साथ साथ ये करते जाएं। तो अब आप चूँकि घर में हैं तो ध्यान रखिए, इन चीज़ों को लिख लिया कीजिए ताकि आपकी ये गलती ना हो। तो बेटा ये हमारी मश्क थी जो हमने आज मुकम्मल कर ली। सबक में से अमूमन यही चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, MCQ पूछे जाते हैं। हमने MCQ पढ़े, नसर पारे की तशरीह, खुलासा किस तरह लिखना है, शॉर्ट आंसर्स किस तरह लिखने हैं। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। तो जो हमारा सबक है और जो हमारी मश्क है वो यहाँ पर आज ख़त्म हो गई। फाइव मिनट रह गए, यानी आगे कुछ नहीं पढ़ सकते। इसी को ख़त्म कर दूँ, इसी पे ख़त्म कर लूँ, या कोई नया टॉपिक फिर अगले में ही शुरू करूँगी अब जाके। हाँ फिर वो ख़त्म नहीं होगा अगर मैंने शुरू कर दिया तो। चलिए यहीं से कर लूँ फिर। तो ये मश्क हमारी ख़त्म हो गई बेटा। अब आपने कोशिश क्या करनी है, आपने अपने सबक के शुरू में जो मुसन्निफ़ का तारुफ़ है उसको पढ़ना है। अपने चैप्टर की रीडिंग 2 से 3 मरतबा आपने अपने चैप्टर की रीडिंग करनी है। ये जिस तरह हमने वो पढ़ा था, खाली जगह पुर करें, तो कोई एक लाइन उठा ली कहीं से और उसमें से एक लफ्ज़ हटा दिया, तो ये आपसे MCQ में भी चूँकि पूछा जा सकता है। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अपने चैप्टर को जब हम पढ़ चुके, ख़त्म कर चुके हैं, तो आप 2 से 3 मरतबा कोशिश करें कि पूरे चैप्टर को सिर्फ पढ़ें, देख के उसकी रीडिंग करें, उसको पढ़ें, ताकि वो आपको अल्फाज आपके जहन में बैठ जाएं, वो लाइनें जो हैं जिसमें से कोई भी लफ्ज़ हटा के पूछा जा सके। दूसरी बात, इसका खुलासा याद कीजिए, अपने नोट्स में से याद कीजिए। आपके पास बहुत अच्छे, आपकी बेहतर रहनुमाई के लिए यूनिक नोट्स मौजूद हैं, वहाँ से मदद लीजिए, अपना खुलासा याद कीजिए। जो नसर पारे की तशरीह है इसकी हेडिंग्स को प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी बात, बहुत अहम बात जो आपने याद रखनी, इस तरतीब को आगे पीछे नहीं करना। ये नहीं करना कि पहले आप ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखें और बाद में आप हवाला मतन दें, और या तशरीह पहले लिख लें और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने पहले लिखें। नहीं, इस तरतीब को आपने आगे पीछे नहीं करना। मैं यहाँ एक मरतबा, वहाँ चूँकि थोड़ी जगह भी कम है, मैं यहाँ आपको फिर से तरतीब लिख के बता रही हूँ, और इस तरतीब को आपने आगे पीछे नहीं करना। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम, फिर आप क्या लिखेंगे, सबक का उन्वान, फिर आप क्या लिखेंगे, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, और फिर तशरीह। तो ये 4 हेडिंग्स हैं जिनको आपने आगे पीछे नहीं करना, और इसी तरतीब से आपने अपने इस सवाल का जवाब लिखना है। तो खुलासा याद कीजिए। नसर पारे की आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए यूनिक नोट्स में कोशिश की गई है कि इसके अलावा भी और 1-2 कोई नसर पारे निकाल के आपको उनकी तशरीह लिख के दी गई है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें और समझ सकें। वहाँ से मदद लीजिए। मश्क में जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो याद कीजिए, उनको अच्छी तरह से पढ़िए, शॉर्ट आंसर्स याद कीजिए। ज़रूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ मश्क वाले सवाल ही आपको जवाब लिखने के लिए दिए जाएंगे, बल्कि मुसन्निफ़ के तारुफ़ में से या कोई भी बोर्ड में जो आपको मुख्तसर सवाल जवाब लिखने के लिए आते हैं सवाल के, तो चैप्टर में से कोई बात आपसे पूछी जा सकती है, वो भी आपको यूनिक नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से हर एक अहम बात की कोशिश की गई है कि उसको शॉर्ट आंसर बना के आपको लिख के दे दिया जाए, और उसको इजाफी सवालात हम जिसको कहते हैं, तो उनको भी पढ़िए। मश्क वालों को बहुत अच्छी तरह याद कीजिए, लेकिन उनको भी पढ़िए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक बड़ा अच्छा चैप्टर जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो आज का हमारा बेटा लेक्चर का वक्त भी ख़त्म हो गया। हमारा हिस्सा नसर में से सबक नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपने किसी नए टॉपिक के साथ अपना अगला जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।